आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके लिए सफलता केवल संपत्ति नहीं बल्कि संस्कार और सेवा का नाम है। गुजरात के छोटे से गांव दुधाला से निकलकर विश्व स्तरीय पहचान बनाने वाले सादगी और उदारता की मिसाल राज्यसभा सांसद गोविंद ढोलकिया। स्वागत है सर आपका संसद टीवी में। आपको काका जी के नाम से भी जानते हैं। मैं सबसे पहले तो समझना चाहूँगा कि ये काका जी नाम के पीछे की क्या कहानी है। ऐसा है कि मैं बिजनेस में था, हमारा भतीजा जब बिजनेस में आए तो ये सब काका बोलने लगा, तो मार्केट में सब लोग ने काका बोला। फिर हमारा डॉक्टर की बड़ी फौज है तो डॉक्टर लोग काका बोलने लगा, तो फिर सब लोग ऐसे फेमस हो गए काका के नाम से जी। और आपने 1964 में दुधाला से सूरत की ओर कदम रखा। उस समय क्या सपने थे और किन किन परिस्थितियों से आपको जूझना पड़ा? देखो, हमारा गांव तो वेस्ट गुजरात अमरेली डिस्ट्रिक्ट में दुधाला जी। तो गांव बहुत छोटा, 700 की आबादी, धुरिया गांव में 1 से 4 स्कूल। तो आई एम स्टडी ओनली 7, मगर मैं 5, 6, 7 चल के 6 किलोमीटर चल के स्कूल जाता था, लाठी तालुका शाला में। तो तभी ये दुनिया थी छोटी, ये तो इसका मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी दुनिया है। फिर मेरा बड़ा भाई आया था सूरत डायमंड कटिंग में जी। तो भाभी जी को लेने के लिए आया दुधाला। मेरे को बोला चल गोविंदा तेरे को आने का है सूरत हीरा घसने का। अच्छा। तो मैंने बोला कि मेरे तो अभी 7वीं का एग्जाम देने का है। वो कहा पढ़ने का ही नहीं है तो तेरे को क्या काम है, चल नहीं। तो 7वीं की एग्जाम दे बिया ना 1964 में मैं सूरत आ गया। जब मैं सूरत आया तो पूरा सूरत में खाली 200 डायमंड कटिंग एंड पॉलिशर्स थे, इसमें मैं एक था। आज 10 लाख है। तो ये बढ़ता हुआ मैंने देखा। तभी सूरत का पॉपुलेशन 3 लाख का था, आज 90 लाख। 30 टाइम सूरत भी मैंने देखा जी। लेकिन आपकी जो छवि है वो एक कारोबारी से ज़्यादा एक ऐसे व्यक्ति की है जो उदार है, जो दयालु है, समाज सेवा में तत्पर है। आपको ये समाज सेवा की प्रेरणा कैसे मिली और कहाँ से मिली? देखो, इसमें मैं सबसे पहले स्वभाव को मानता हूँ, नेचर जी। अपना स्वभाव कैसा है तो ये मेरा स्वभाव है। और स्वभाव कहाँ से बनता है तो मैं पूर्व जन्म को मानता हूँ। मैं आपको याद दिलाऊँ कि मैं IIM में हर साल लेक्चर देने को जाता हूँ। तो पहली बार 2012 में गया तो स्टूडेंट ने पूछ लिया कि आपको पूरी गीता बाय हार्ट है, वो सही है? मैंने बोला हाँ। तो बोला कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जिसको गीता बाय हार्ट होती है ये कभी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको कभी गीता बाय हार्ट नहीं हो। आपको दोनों कैसे हो गया? तो मैंने उनको आंसर दिया था, उनका है कारण पूर्व जन्म में मानता हूँ कि पूर्व का कोई योग होगा और इससे हमारा स्वभाव बनता है और स्वभाव से ही पूरा जीवन चलता है। जी बिल्कुल। आपने जिस तरीके से बात की इंडस्ट्री और इसके अलावा जो धर्म से जुड़ा हुआ आपका एक व्यक्तित्व है, एक और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, बीते वर्ष जब बजट के दौरान आपसे पीठ की तरफ से ही पूछा गया, क्योंकि आप किसानों के मुद्दे उठा रहे थे कि आप किसान हैं, कारोबारी हैं, तो उसको विस्तार से समझना चाहेंगे कि किसान हैं, कारोबारी हैं या समाज सेवक हैं? नहीं, किसान इसलिए है कि हम किसान पुत्र है। किसान पुत्र नहीं, मैं जब 13-14 साल की उम्र में आया सूरत डायमंड में, तभी ज़्यादा करके खेत में ही रहते थे। खेत का मेरे को सब काम आता है, तो बोना, लड़ना, उसका लेना, अनाज लेना, ये सब कुछ काम डांडर वाटे बोलते हैं, वो जो घास काटते हैं ना, उसको पूरा काम आता है। कोई भी मैं हल चला सकता था, ये सब। तो मैं किसान तो हूँ, आज तक वो गांव के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आज भी हमारी खेती चलती है। तो मैं किसान हूँ, किसान पुत्र हूँ और आज किसान भी हूँ। फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, क्योंकि मैं डायमंड में मैं जब आया सूरत तो 6 साल मैंने फैक्ट्री में काम किया। तो आई एम वर्कर ऑल्सो। तो 6 साल बाद में हम 3 फ्रेंड साथ में थे,
तीनों मिल के फैक्ट्री शुरू किया 2 वर्कर के साथ। तो आज भगवान की दया से 9000 वर्कर काम, हमारा स्टाफ मेंबर, हम वर्कर नहीं बोलते, फैमिली मेंबर बोलते हैं, तो हमारा फैमिली मेंबर है। और ये धर्म बढ़े, धन बढ़े, धन बढ़े तो मन बढ़े, અને मन बढ़े तो मान बढ़े, बढ़त बढ़त बढ़ जाए, ये हमारी स्थिति है। क्या बात है। और निश्चित तौर पर आज आप लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं, तो जो युवा संघर्ष कर रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, कभी शॉर्टकट मत लेना। अच्छा। क्योंकि हमारी लाइफ में मैंने देखा, सब मेरे को एक प्रश्न पूछते हैं, आपने जो पहले पूछा कि आपका कौन सा सपना लेके आया था जी। तो मैं सब युवा को बोलता हूँ, आप मुंगेरी लाल का सपना मत देखो जी। वो पहले एक सीरियल आती थी, मुंगेरी जी, लाल जी, का सपना, जो हो ही नहीं सकता, ऐसा हम करते हैं। तो मैं डोंगरे जी महाराज में बहुत प्रभाव में हूँ। अच्छा। डोंगरे जी महाराज भागवत कथाकार है। अच्छा। तो डोंगरे जी महाराज का प्रभाव में ये उसने बहुत अच्छा हमको समझाया था जी कि आप भूतकाल को भूल जाओ, डोंट वरी फॉर फ्यूचर एंड यू फॉरगेट पास्ट जी, और यू लाइव इन प्रेजेंट। तो उनका ये था कि आप लाइव अभी क्या कर सकते हो ये करो, क्योंकि वर्तमान हमारे हाथ में है, कल हम हैं कि नहीं वो नक्की नहीं है जी। तो आज हम क्या कर सकते हैं। फिर उनका एक सेंटेंस बहुत अच्छा था कि जिसका प्रेजेंट अच्छा होता है उनका फ्यूचर अच्छा ही होता है जी। तो मैं यंगस्टर को बोलता हूं कि आप कभी भी भूल की, भूतकाल हो गया, पास्ट को भूल जाओ, और मैं क्या होगा, मेरा क्या होगा, यू डोंट वरी फॉर फ्यूचर। अभी आपके हाथ में जो भी टाइम है, तो हर दिन 14 घंटा काम करो, 14 घंटा फिर से। क्यों, मैंने किया है 6 साल जी। मैं सुबह 6 बजे फैक्ट्री शुरू होती थी, रात को 8 बजे बंद होती थी। उसके बाद में बहुत फ्रेश था, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट था इंटरेस्ट का। और इतनी है, दूसरी बात, हम गांव में थे, हर दिन का 1 रुपया मिलता था, यहाँ हर दिन का 4 रुपया मिलता था, तो पैसे की इमेजर भी हैप्पीनेस था। तो ये करके जो काम करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, उनको ये फ्यूचर अच्छा होता ही होता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने संदेश दिया कि यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग, आप अगर कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। गोविंद जी, क्योंकि आपने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, समाज सेवा का विशेष तौर पर, जैसे शिक्षा की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, और एक विशेष पहल है सामूहिक विवाह को लेकर, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा संतोष मिलता है? देखो, हम एजुकेशन में काम तो बहुत करते हैं, एक हमारी खुद की स्कूल भी है जी। तो ये स्कूल में हमने 8 साल पहले जी गीता जी का एक सब्जेक्ट डाल दिया जी। तो ये मैं आपको खुशी व्यक्त करता हूँ, आनंद करता हूँ कि उनके बाद 2 साल से गुजरात सरकार ने भी डाल दिया गुजरात के, भाई गीता का सब्जेक्ट अभी स्कूल में आएगा जी। तो हमको आनंद होता है कि हमने जो 8 साल पहले दिखा था, हमने जो स्टूडेंट को, बालकों को दिया, आज पूरा गुजरात सरकार ने दे दिया, और कल भारत सरकार भी दे देंगे। तो ये एजुकेशन में बहुत काम है। तो अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ, मगर हमारे पास एक मेरा मम्मी का नाम का स्कूल है डांगा हवा, जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ 500 स्टूडेंट है, 1 रुपया फी खाली 12 महीने, खाना पीना सब वहाँ जी। और आपको जान के आनंद होगा कि ये 26 साल से चलती है, बीपी स्वामी करके वो चलाते हैं जी। आज उसमें से 150 इंजीनियर हुए, 40 डॉक्टर हुए, बैकवर्ड ट्राइबल में विदाउट। तो ये सब जो काम एजुकेशन का है वो तो चलते हैं। बात रही मेडिकल की, तो मेडिकल सेंटर हमने 30 साल पहले से हमारा खुद का शुरू कर दिया, हमारे पूरा सूरत में पब्लिक के लिए। तो ये प्राथमिक था, नॉट इन हाउस, नॉट इन हाउस नहीं, खाली आवे जाए। मगर
उनके बाद में भगवान की कृपा से हमने एक किरण हॉस्पिटल बनाई जो ट्रस्ट की है, 200 ट्रस्टी है, मैं उसमें चेयरमैन हूँ। अरे वाह। तो ये 2013 में उनका भूमि पूजन नरेंद्र भाई सीएम होके ही मोदी साहब ने किया था। अच्छा। और 2017 में उसने ही ओपनिंग किया। तो आपको जान के आनंद हो कितने में हुई, कैसी थी मैं बताऊं कि जब हमने जगह दी सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, वो नरेंद्र भाई का कहने से। अच्छा। फिर हम जब मिलने को गया नरेंद्र भाई को गांधीनगर में, तो हमने बोला अभी हमको पोजीशन नहीं मिला, हमारा अभी अलॉटमेंट हो गई, तो आप एक फोन करो ना, पोजीशन मिल जाए, हमको 100 करोड़ रुपया खर्चा करने का है। तो मोदी साहब ने क्या जवाब दिया आपको मालूम है? ओ भाई 100 करोड़ में होटल नहीं बनती, आप लोग हॉस्पिटल बनाने वाले हैं, 500,000 करोड़ का प्लान करो, ऐसे नहीं चलेगा। अरे वाह। और बाहर निकल कर हमने तय किया कि अभी हम 500 करोड़ में करेंगे। अच्छा। और 500 करोड़ में सबको बोला 51 लाख में एक ट्रस्टी लेने का, 200 ट्रस्टी हो गया। तो 100 करोड़ तो सीधा आ गया। 500 करोड़ की हॉस्पिटल 3 साल में हो गई और नरेंद्र भाई ने पीएम होके उसका ओपनिंग किया। और आज वो 1500 करोड़ की हो गई, क्योंकि तब 500 बेड था, आज 900 बेड हो गया जी। मेडिकल कॉलेज हो गई, मेडिकल कॉलेज बनी, इसमें भी बहुत यूनिक है। यूनिक क्या है? यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, वहां से हम मेडिकल स्टूडेंट को वापस लाए। तो ये सब टीवी में देख रहे थे। दूसरे दिन हम 6-7 मित्र काम करते हैं, मिलकर बोला हम भी मेडिकल कॉलेज करेंगे। अच्छा। तो आज विचार किया, 11 महीने उसमें एक 50 स्टूडेंट को एडमिशन दिया। 11 महीने में जमीन लेने की थी, ले ली, पास कराने की, अन्य कराने की, कंप्लीट, और 6 लाख फीट का बांधकाम किया। अच्छा। और ये 11 महीने में उनको शुरू की। ये भगवान की कृपा और ये उनका सपोर्ट सरकार का जो है, तो 1500 करोड़ का आज हॉस्पिटल और कॉलेज बन गया। और मैं एक हॉस्पिटल के लिए बात बताऊं। हॉस्पिटल का नाम है किरण हॉस्पिटल। एक किरण एक्सपोर्ट करके डायमंड की कंपनी है। उसने 65 करोड़ रुपया खाली नाम का दिया, मेरा नाम रखो। क्योंकि सब कौन ज्यादा पैसा दे, उसको चल रहा था, तो वो 65 करोड़ में गई। तो उसने दिया, किरण हॉस्पिटल नाम है। मगर मेरा लीवर ट्रांसफर का ऑपरेशन यही हॉस्पिटल में हुआ। क्यों? कि मेरा लीवर जब खराब हुआ, क्योंकि मेरा कोई ड्रिंक बिंग तो है नहीं, सोचा मगर नेचुरली कुछ हो गया, तो डॉक्टर ने बोला चेंज करना पड़ेगा। तो पहला लीवर ट्रांसफर का ऑपरेशन हमारी हॉस्पिटल में मैंने करवाया। और ये 2 अक्टूबर 2021 में, 4 साल हो गया। और आपको आनंद होगा कि उसके बाद 85 लीवर ट्रांसफर हमारी हॉस्पिटल में हो गया। उसमें 84 सक्सेस, ओनली 1 अनसक्सेस। और पूरा वर्ल्ड लेवल का लीवर ट्रांसफर का सक्सेस जो है वो 90% है। हमारी 98.5% हमारी हॉस्पिटल में है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने बताया शिक्षा को लेकर या मेडिकल शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा को लेकर आपकी बड़ी रुचि है। और शिक्षा को लेकर मैं आपको याद दिलाऊं कि आपने जो सदन में मुद्दा उठाया, अखिल भारतीय शिक्षा सेवा, जिस तरीके से देश में अलग अलग सेवाएं हैं, यूपीएससी है, उस तरीके से आपने मांग की कि शिक्षा के लिए अखिल भारतीय शिक्षा सेवा होनी चाहिए। इसके पीछे क्या विज़न है, क्या आपने सोचा? क्योंकि मैं शिक्षक के साथ 35-40 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को सब मालूम है क्या प्रॉब्लम आता है। सब लोग अच्छे, ऐसा नहीं कि सब जो काम करते हैं, सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर है, सब खराब है। और सब अच्छे वो भी नहीं है, सबको मालूम है उसमें सब कुछ हमारी जैसा। व्यापारी सब अच्छे नहीं, सब बुरे भी नहीं, ऐसे उसमें भी होते हैं, मगर उसमें बहुत अच्छे होते हैं, मगर उसकी लिमिट आ जाती है। क्यों? कि ये आईएएस है, उनका हेड बना दिया, मगर आईएएस ने हमको मैनेजमेंट सिखाया, एजुकेशन में क्या करना वो हमने नहीं ट्रेनिंग दी। तो मेरे मन में विचार आया कि अभी हमारे पास 24 जो कैडर है, अगर उसमें 26 के ऐसा कुछ है,
अगर ये एजुकेशन के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि हम जंगल के लिए भी है स्पेशल कैडर। तो एजुकेशन का आईईएस आ जाए अगर, तो पहले से हम जब वो बाहर निकले पास करके यूपीएससी, तो हम पहले से उसको एजुकेशन का ही ट्रेनिंग दे देवे, तो एजुकेशन में बहुत उनको सपोर्ट मिल जाए, एजुकेशन का स्तर ऊपर आ जाए। ये मेरा थिंक था। बिल्कुल, बड़ा अच्छा विजन था। इसके अलावा क्योंकि आप जब हम राजनेता की बात करें, क्योंकि इससे पहले आप रह चुके हैं एक कारोबारी, किसान और समाज सेवा के बाद एक राजनेता के तौर पर आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि सदन में ज़ीरो आवर हो या क्वेश्चन आवर, ये इसमें क्वेश्चन आवर में हाल ही में आपने मुद्दे उठाए, तो समझना चाहूँगा कि एक सांसद के नज़रिए से कितने महत्वपूर्ण हैं ये प्रोसीजर्स। ये जो प्रोसीजर जिसने भी बनाई बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर 0 आवर्स नहीं होती तो सांसद का जो आवाज कैसे पहुंचे हाउस में, और आवाज हाउस में पहुंच जाए तो सबका एरिया में सबको अलग अलग बहुत प्रश्न होता है, और उसमें से 90% सही होता है। तो ये जो है बात, ये तो बहुत अच्छी है, होना ही चाहिए। क्वेश्चन जो होता है वो भी अच्छा है। जितनी भी मेरे को अभी जो हाउस में सब सिस्टम चलती है बहुत अच्छी लगी जी। तो एक सांसद के रूप में आपका अनुभव समझना चाहेंगे गोविंद ढोलकिया जी, कि जो संसदीय परंपराएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं, और अब तक का आपका अनुभव, क्योंकि आपने 2024 में बतौर सांसद शपथ ली थी, अप्रैल 24 में, अप्रैल 24 से अब तक, चूँकि अब हम 2026 में हैं, ये सफ़र कितना सिखाने वाला रहा, आपने क्या सीखा, और क्या आप चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी क्योंकि बतौर लॉ मेकर आपकी एक अलग तरीके की जिम्मेदारी है, वो नई पीढ़ी भी सीखे। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है विक्रम भाई, क्योंकि मैं ऐसे पॉलिटिशियन हूँ नहीं, मैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। ये नरेंद्र भाई ने ऐसा सोचा कि गोविंद भाई सोशल सामाजिक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अगर यहाँ आवे तो राष्ट्र लेवल काम कर सके, यही उनकी सोच थी। क्योंकि हमने पूछा कि हमको क्यों आप ले जाए, हमको पॉलिटिक्स का कुछ मालूम नहीं, तो क्यों ले जाते, तो उसने समझाया कि आप जो अभी काम कर रहे हैं वो बड़ा स्केल पर करने का, दूसरा नया कुछ नहीं करने का। तो जब मैं यहाँ आया तो थोड़ा मेरे को ये है, मेरा स्वभाव से थोड़ा विपरीत है, क्योंकि मैं बहुत शांत स्वभाव का, पॉजिटिव थिंक है मेरा, और मैंने 40 साल से कभी क्रोध नहीं किया, तो इतना पॉजिटिव है। यहाँ आके जब हाउस में बैठते हैं तो उसमें जो डिस्कस होता है उसमें थोड़ा नेगेटिविटी आ जाती है, तो हमको त्रास होता है कि नेगेटिविटी से, दूसरा कुछ नहीं। अगर पॉजिटिव भी बात अच्छी होती है, सरकार तरफ से, ऑपोजिट तरफ से, तो पॉजिटिव भी लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं बोलते, मगर नेगेटिव जो बंद हो जाए, नेगेटिव कम हो जाए, तो राष्ट्र को बहुत फायदा हो, ये मेरे को लगा जी। गोविंद जी, जैसे उद्योग जगत से जुड़े हुए, व्यापार जगत से जुड़े हुए कई अहम मुद्दे सदन में उठाए जाते हैं, तो जो ये मुद्दे उठाए जाते हैं उन पर आपका अनुभव किस तरीके का रहा है, और आपको क्या लगता है कि जो रोज़गार से जुड़े हुए मसले हैं वो और उठाने की ज़रूरत है, सदन को सुचारू तौर पर चलाने की ज़रूरत है? अभी जो चल रहा है वो सही चल रहा है। जो मुद्दा लोग उठाते, कोई मेरे को ऐसा नहीं आया कि ये गलत है या ये झूठा उसने किया है। ऑपोजिट भी कुछ भी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सब कुछ झूठ बोलते हैं, उनकी कोई बात सही होती है, तो ऐसा तो है। मगर अभी जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, इसमें मैं मांगकर लेबर एंड स्किल में रहा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मैं लेबर था, 6 साल मैंने काम किया, तो लेबर का क्या प्रॉब्लम मेरे को मालूम है। और स्किल तो यहाँ सामने खड़ी है, बैठी है, क्योंकि मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है, आई एम स्टडी ओनली 7, मगर मैं आज ये जो सफलता है तो मेरी स्किल की है। बिल्कुल। तो स्किल बहुत बड़ा महत्व का होता है, तो मैं वही कमेटी में इसलिए रहा कि एक कमेटी में मैं ज़्यादा सुझाव गवर्नमेंट को दे दूं, और सिस्टम मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये जो मैं कमेटी में हूँ, तो ये जो कमेटी में वहाँ बोलने का सब लोग होते, अलग अलग पक्ष के भी होते हैं, ऐसा नहीं खाली बीजेपी होती, तो सबका सुझाव साथ में मिलके। और मेरे को एक अच्छा वो लगा, कितनी भी पार्टी वहाँ कमेटी में है, वहाँ सब एक रहते हैं।
यही बड़ी ये दिलचस्प, बहुत बड़ी बात है। बड़े दिलचस्प पहलू है जो आपने कहा, और ये लोगों के सामने भी ये बात पहुंचनी चाहिए, बशर्ते पार्लियामेंट चल रही हो या ना चल रही हो, कमिटीज अपना काम करती रहती हैं। तो ये कमिटीज अपने आप में कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं, उसे थोड़ा और विस्तार से बताइए। महत्वपूर्ण क्यों कि कमेटी में कुछ भी इन द डिस्कस कर सकते हैं, जी। कोई हुआ नहीं हो, कोई धमाल नहीं है, सब लोग बराबर हृदय से बात करते हैं, तो उनका निचोड़ बहुत अच्छा आता है। सामने ऑफिसर लोग भी बैठे हैं और सामने कहीं कंपनियां भी बैठी है, उनका भी प्रॉब्लम है, तो ये सरकार को सुझाव दे सके सही ढंग से, और सुझाव जो जाए तो ही वो काम को, तो कोई भगवान नहीं कि यहाँ बैठा बैठा सब दिख ले, कमिटी जो कहेगी वही उनको तो दिखावा आएगा, तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी सिस्टम है जी। चूंकि आप लेबर और स्किल से जुड़ी हुई कमेटी में हैं, तो आपसे समझना चाहूँगा कि थोड़ा स्किल डेवलपमेंट, चूँकि आप खुद एक बड़ा उदाहरण हैं स्किल डेवलपमेंट का, जिन्होंने दुधाला से सफ़र शुरू किया और अपने कौशल को विकास कर कर आज देश के अग्रणी कारोबारी हैं, राजनेता हैं। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो खास तौर पर जो युवा हैं? मैं यही सोच कर, और मेरे को स्किल मत इम्पोर्टेंट लगती है, तो हमने गीता का सिद्धांत पर जी सूरत में एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाने की तय की है। इसके लिए हमने जमीन भी ले लिया है जी, और हम उसमें एकदम हॉनेस्टी, मॉरल वैल्यू के साथ स्किल होवे। क्यों हम कितनी भी पढ़ाई करें, पढ़ाई क्या है, नॉलेज क्या है, एंट्री है। हम कहाँ भी इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट है तो हमें ये उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं, ये बन सकते हैं। मगर बन गया फिर भी काम कर सके कि नहीं वो नक्की नहीं है। सब लोग एक सरीखा काम नहीं कर सकते, मगर स्किल हो गई। कितना भी पढ़ाई है, कम है, ज्यादा है, मगर स्किल से कुछ भी कर सकता है। तो हमारे डायमंड मार्केट में ज्यादा करके स्किल है। तो जितना कटिंग एंड पॉलिशिंग में लोग काम करते हैं जो 10 लाख है, उनकी पढ़ाई की इतनी महत्व की नहीं है। उनका इंग्लियों में क्या स्किल है उसके ऊपर पूरा बिजनेस चलता है। और स्कूल वाला और हाई स्कूल वाला ये डायमंड दुनिया में 1-2 लाख का भी पगार ले सकते हैं जी, स्किल के। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर कौशल है तो आपकी कीमत भी है। एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहूँगा गोविंद जी, कि जब हम बात करते हैं कौशल विकास की आपने बात की, लेकिन अब चूँकि आप सूरत से हैं, सूरत अपने आप में हीरा उद्योग के लिए जाना जाता है, इसके अलावा भी कई उद्योग हैं, टेक्सटाइल है। तो सूरत के डेवलपमेंट को बीते वर्षों में किस तरीके से देखते हैं, और जो विकास अभी तक हुआ है और आगे आपकी क्या आकांक्षाएं हैं कि सूरत को ऐसा होना चाहिए? देखो, सूरत में बहुत विकास हुआ और गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने भी बहुत ध्यान दिया और सेंटर गवर्नमेंट ने भी बहुत ध्यान दिया। मगर क्या होता है कि इतना डेवलप ज़्यादा है सूरत का, कितना भी प्लान बनावे वो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि मैंने बोला ऐसा 60 साल में 30 गुना सूरत जी, 3 लाख से 90 लाख जी। तो ये भी है, फिर भी वो करते हैं क्योंकि सूरत ब्रिज सिटी माना जाता है। 140 ओवर ब्रिज है सूरत में जी जी। तो ये जो ब्रिज बना इसके लिए ट्रैफिक बहुत हल्का फुल्का है अदर सिटी से, तो ये क्लीन भी है, तो उनके लिए सूरत में सब सही चल रहा है। मगर सूरत में थोड़ी जो कमियां है डेवलप की, यही है थोड़ी कि ये 5 स्टार होटल कम है, क्योंकि टूरिस्ट सिटी नहीं है, ये सिल्क सिटी है, डायमंड सिटी है, तो ज़्यादा करके खुद का उद्योग होता है। तो उनके हिसाब से जो होनी चाहिए कि वो पॉपुलेशन 90 लाख का है तो भाई 10 5 स्टार होटल होनी चाहिए, गोल्फ होनी चाहिए, ये क्रिकेट ग्राउंड एक ही है तो क्रिकेट ग्राउंड 2-3-4 पब्लिक के हिसाब से होना चाहिए। तो ये सब क्यों है कि अभी करना पड़ेगा, करेंगे। मगर मैंने बोला इसे इतना फास्ट डेवलप होता है, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे गवर्नमेंट, वो पीछे रह जाता है जी। निश्चित तौर पर एक आखिरी और सवाल ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि सूरत एक ऐसा स्थान भी बनने जा रहा है जहाँ सबसे पहले बुलेट ट्रेन
पहुंचेगी जब चलेगी। हाँ। और आपसे मुंबई और अहमदाबाद दोनों लगभग बराबर और एक घंटे का होगा। एक घंटे की, ये अपने आप में सूरत के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा? नहीं, सूरत के लिए, पूरा गुजरात के लिए, भारत के लिए ये तो बहुत महत्व का, क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कोई भी, ये सब के लिए होता है, पूरा विश्व के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे जो बुलेट ट्रेन हाउस है, हाँ। ये तो बहुत, सूरत तो पूरा दुनिया में क्लोज हो जाएगा। और रेलवे स्टेशन भी इतना अच्छा बनाने का प्लान बनाया है रेलवे स्टेशन, कि स्टेशन नीचे रहेगा, ऊपर होटल रहेगी, शॉपिंग सेंटर रहेगा, एकदम 5 स्टार, ऐसा पूरा रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो उनको 5 साल लगेगा बनने में, मगर जब बनेगा तो सूरत का सूरत ही बदल जाएगा। जी बिल्कुल गोविंद जी, और हमसे विचार आप साझा किए, आपने कई विचार साझा किए, और आपके विचार, आप निश्चित तौर पर हीरा कारोबारी हैं, लेकिन आपके विचार जो हैं वो हीरे से ज़्यादा चमकदार हैं। और आपकी सोच लोगों को एक सफल उद्यमी, बेहतर सांसद और समाज सेवा के लिए प्रेरित करती है। आज विशेष बातचीत में इतना ही। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।